दोस्तों, शादी होती है जीवन जीने के लिए। एक दूसरे का साथ होता है, एक दूसरे का सहारा होता है ताकि उसके दुख सुख में दोनों साथ दें। अगर पत्नी बीमार होती है तो पति को साथ देना चाहिए, और अगर पति बीमार होता है तो पत्नी को साथ देना चाहिए। इसीलिए शादी बनती है, शादी होती है कि एक दूसरे का सहारा बनेंगे। लेकिन एक एक आदमी ऐसे होते हैं कि दूसरे लड़की के चक्कर में पड़कर अपनी बीवी को मारा करते हैं, पीटा करते हैं, भद्दी भद्दी गालियाँ देते हैं, उसका इज्जत नहीं करते, उसको कुछ समझते ही नहीं कि यह मेरी जीवन संगिनी है, कि अर्धांगिनी है, कि और कुछ है। उस समय वह कुछ नहीं समझता। ऐसे ही आप लोगों को बहुत से कहानियाँ मिलेंगी, बहुत से घरों में, बहुत से ज़िलों में ये सब कहानियाँ चलती हैं। किसी की आदमी गलत है, किसी की औरत गलत है। दोस्तों, ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन समाज में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो दारू शराब के नशे में अपनी बीवी को कुछ नहीं समझते। दोस्तों, एक आदमी होता है, वह एक मर्डर केस में फंस जाता है और वह उसकी आज पेशी होती है। वह कोर्ट में जाता है, उसकी आज सुनवाई होती है। जैसे ही वह कोर्ट में घुसता है और देखता है सामने एक महिला जज होती हैं। जैसे ही वह महिला जज को देखता है वह रोने लगता है, उसके आँखों से आंसू टपकने लगते हैं। और वह जज कौन थी दोस्तों, आप लोग वीडियो को पूरा देखिए तभी समझ में आएगा। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। तो दोस्तों, कैसे हैं? आशा करते हैं ठीक ही होंगे। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक लड़का होता है जिसका नाम होता है दीपक शर्मा, और लड़की का नाम होता है रिया शर्मा। दोनों की शादी होती है। दोनों में ठीक ठाक नहीं चलता। घर गृहस्थी आए दिन हमेशा झगड़े होते रहते थे। लड़का कुछ गलत मिजाज का होता है, वह किसी दूसरी लड़की के चक्कर में पड़ता है। और लड़की बहुत सीधी सादी होती है, यह पढ़ने लिखने में भी ठीक होती है, उसका दिमाग बहुत अच्छा होता है। वह सीधी किस्म की लड़की थी। वह न ज़्यादा किसी से बोलती थी, न चालती थी, तेज़ तर्रार दिमाग की थी, लेकिन हल्ला झगड़ा करने में वह बहुत ही कमज़ोर थी। वह किसी से फालतू में न तो बोलती थी, न किसी से लड़ाई करती थी। लेकिन उसका पति जो है वह एक लड़की के चक्कर में पड़कर उससे मारता था, पीटता था, उसे प्यार नहीं करता था, हमेशा गाली गलौज वह बेचारी सहती रही। एक बार की बात है कि वह अपनी प्रेमिका को, वो जो दीपक शर्मा होता है, वह अपनी प्रेमिका को अपने घर ले आता है। उसके साथ बात करता है तो उसकी बीवी कहती है, ये किसके उठा के लाए हो? लेकिन उसी बात पर दीपक शर्मा रिया शर्मा को बहुत मारता है, पीटता है। आखिर में उसे तलाक भी देता है। वो लड़का तलाक दे देता है, कहता है कि तुम मेरे लायक नहीं हो, तुम यहाँ से चली जाओ, हमारी ज़िंदगी से दूर हो जाओ। रिया शर्मा चली जाती है, उसका तलाक हो जाता है, अपने मायके में जाती है। फिर से वह पढ़ाई करती है और पढ़ाई के जुनून में वह सोचती थी मैं कुछ बन जाऊं, पढ़ लिख करके ज़रूर कुछ बन जाऊं, और बन के मैं समाज में कुछ शिक्षा दे सकूं और सिखा सकूं लोगों को कि आजकल के दुनिया में आजकल के लोग कैसे रहते हैं, किस बेस में रहते हैं, लड़कियों के ऊपर कितना अत्याचार करते हैं। ये मैं सबको बताना चाहती हूँ। मैं इतना शिक्षित बनना चाहती हूँ। वह लड़की पढ़ लिख कर वह जज बन जाती है। वह जज बन जाती है। वह एक अच्छे ज़िले में जाती है जहाँ पर कोर्ट अच्छा चलता है। उस ज़िले में उसकी तैनाती होती है
और वहाँ पर सारे मुकदमे वह देखती रहती हैं। इधर दीपक शर्मा दारू शराब के नशे में धुत रहता है और लड़की के चक्कर में वह पागल रहता था। उसी के चक्कर में पूरी ज़मीन जायदाद सब अपना तहस नहस कर देता है, सब बेच डालता है। बेचने के बाद वह इधर उधर पागलों की तरह घूमता रहता है और वह जिस लड़की से प्यार करता था अचानक उसी लड़की का मर्डर हो जाता है। यह मर्डर कौन करता है यह दीपक शर्मा को भी पता नहीं होता है। यह लड़की हमेशा दीपक शर्मा के साथ रहती थी। सब लोग जानते थे कि यह दीपक के घर वाली है, ये प्रेमिका है उनकी। अचानक इसकी जब मर्डर हो जाती है तो सब लोग सारा इल्ज़ाम दीपक के ऊपर लगाते हैं। दीपक को पुलिस पकड़ कर ले जाती है, जेल में डाल देती है, कड़ाई से पूछताछ करती है। लेकिन जब वह गुनहगार हो तब तो बताए, लेकिन मार खाते खाते वह कबूल किया कि हाँ मैं हूँ, मर्डर किया हूँ। लेकिन जिसके ऊपर मार पड़ती है वही जानता है पुलिस लोग कैसे मारते हैं। उसके ऊपर इतना अत्याचार होता है कि उसको कुछ सुझाई नहीं देता है, जेल में रहता है। लगभग साल 2 साल के बाद उसकी कोर्ट में पेशी होती है। जिस कोर्ट में पेशी होती है उसी कोर्ट में उसकी तलाकशुदा पत्नी जज होती है। कोर्ट में सब वकील होते हैं, दोनों पक्ष के वकील जाते हैं और वहाँ पर जज बैठी होती हैं। जज के सामने जैसे ही दीपक शर्मा जाता है वहाँ पर उसके आँखों से आंसू टपकने लगते हैं, वह रोने लगता है। उसके बाद रिया शर्मा जो होती हैं वह देखती हैं, रिया शर्मा देखती हैं कि ये तो मेरा पति है दीपक शर्मा, यह किस केस में फंसा है। जब फाइल देखती हैं तो पता चलता है कि यह मर्डर केस में फंसा हुआ है। तो वह विनती करता है दीपक शर्मा रिया शर्मा से कि मुझे बचा लीजिए, मैं बेगुनाह हूँ, मैंने ये मर्डर नहीं किया है। उसके बाद रिया शर्मा कहती हैं इनकी सुनवाई अगली तारीख को कर दिया जाए। उस तारीख को इनकी सुनवाई नहीं होती है और अगली तारीख पड़ जाती है। उसके बाद उसको अपने मुनीब से नंबर देती हैं, कहती हैं कि इस नंबर पे बात करना, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। उसके बाद वह जाता है, दीपक शर्मा उस नंबर से फ़ोन करता है। फ़ोन करने के बाद एक ऑफिस में बुलाती हैं रिया शर्मा और कहती हैं कि तुमने ये मर्डर सच में किया है। तो दीपक शर्मा कहता है कि नहीं, ये मर्डर मैंने नहीं किया है, मुझे माफ़ कर दीजिए, ये गलती मैं कभी नहीं कर सकता, किसी का मर्डर कर सकता हूँ। वो मेरी प्रेमिका थी, पता नहीं कौन इसका मर्डर कर दिया, सारा इल्ज़ाम मेरे ऊपर आ गया, मैं एकदम निर्दोष हूँ, मैं ये मर्डर नहीं किया हूँ। लेकिन रिया शर्मा कहती है कि एक समय ऐसा था कि मैं भी तुमसे गिड़गिड़ाती रही, मिन्नतें मांगती रही कि मुझे मत छोड़ो, मुझे रहने दो, मत मारो, मत पीटो, लेकिन तुम नहीं माने। उस समय तुम्हें पता नहीं कौन सा पाप सवार था कि तुम मुझे कुछ नहीं समझे और मुझे तलाक दे दिए, घर से भगा दिए, मैं घर से बेघर हो गई हूँ। आज ये समय आ गया कि मैं तुम्हारे सामने एक जज बनी हूँ। दीपक शर्मा कहता है मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे माफ़ कर दीजिए। लेकिन रिया शर्मा कहती हैं कि मैं तुझे तो माफ़ कर दूंगी, लेकिन भविष्य में कभी ये मत सोचना कि मैं तुम्हारी बीवी बनूंगी। अब जो हो गया सो हो गया, लेकिन अपने दिल से ये निकाल देना कि मैं तुम्हारी बीवी कभी थी, लेकिन अब मैं एक जज हूँ, मैं तुम्हारी बीवी अब कभी नहीं बनूंगी, न बन सकती हूँ। तो दीपक शर्मा कहता है मुझे माफ़ कर दीजिए, इस केस से मुझे छुटकारा दिला दीजिए, मैं नहीं फंसना चाहता
और मत बनिए मेरी बीवी, लेकिन मुझे इस केस से छुटकारा दिला दीजिए। रिया शर्मा कहती हैं कि तुम्हें तो छुटकारा दिला दूंगी, लेकिन तुम कम से कम इतना तो सोचे होते कि मैं जिसके ऊपर अत्याचार कर रहा हूँ, काश वो कभी मिलेंगी तो क्या सोचेंगी। दीपक शर्मा कहने लगा, उस समय मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, मेरे आंखों तले अंधेरा छाया हुआ था। मैं फूल जैसी बीवी को भी भगा दिया। मेरे समझ में अब जाके आ रहा है कि मैंने बहुत बड़ा गलत काम किया था। रिया शर्मा कहती हैं कि मैं तुझे इस केस से तो छुटकारा दिला दूंगी, बरी कर दूंगी, लेकिन कभी भी मुड़कर मेरी तरफ मत देखना। मैं बहुत ही सीधी सादी थी, तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार किया, लेकिन तुम मुझे कुछ नहीं समझते थे। आए दिन मुझे मारा पीटा करते थे, गालियाँ देते थे, मेरे सामने ही मेरी सौतन ला करके उससे बातें किया करते थे। ये सब मैं बर्दाश्त करती रही। आज तुम्हें इस मोड़ पे आ गया कि आज तुम मेरे सामने भीख मांग रहे हो। दीपक शर्मा कहता है कि भगवान सबको सज़ा देता है, चाहे देर हो चाहे सवेर हो। मैं सज़ा का भागीदार हूँ, मुझे सज़ा दीजिए, मैं सज़ा काटने के लिए तैयार हूँ। रिया शर्मा कहती हैं कि चलो तुम्हें फांसी की सज़ा तो नहीं दिलाऊंगा, लेकिन तुम्हारी सज़ा को कमज़ोर करके तुम्हें बरी कर दूंगी, ताकि तुम समझ जाना कि हाँ, कोई औरत मिली थी हमारे ज़िंदगी में कि हमारी ज़िंदगी ही बदल दी। तो दोस्तों, क्या रिया शर्मा सही की उसके केस को कम करके? आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और दीपक शर्मा क्या सही करता था? रिया शर्मा को मारता था, पीटता था, उसके साथ बदसलूकी करता था। ये सब करना चाहिए? आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।